नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बड़ी बहस में। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। उदयपुर में 13 से 15 मई तक कांग्रेस का 3 दिवसीय नव संकल्प चिंतन शिविर होने जा रहा है। शिविर में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। इसके साथ ही पार्टी के करीब 400 नेता शिविर में शामिल होंगे। चिंतन शिविर के लिए अर्थव्यवस्था पर चर्चा के लिए कमेटी भी बनाई गई है। इस कमेटी में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को शामिल किया गया है। साथ ही इसका हेड पी चिदंबरम को बनाया गया है। शिविर में खेती किसानी प्रस्ताव, राजनीतिक प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्ताव, सोशल एम्पावरमेंट प्रस्ताव, संगठनात्मक प्रस्ताव, यूथ एंड एम्पावरमेंट प्रस्ताव पर चर्चा होगी। साथ ही साल 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो उदयपुर में 13 से 15 मई तक कांग्रेस का ये चिंतन शिविर होना है। 3 दिन का ये चिंतन शिविर, सीएम अशोक गहलोत, भूपेश बघेल समेत करीब 400 नेता इसमें शामिल होंगे। सीएम अशोक गहलोत, भूपेश बघेल समेत 400 नेता इस चिंतन शिविर में शामिल होने हैं। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के 400 नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। सीडब्ल्यूसी के सदस्य, एमपी, राज्यों के प्रभारी, महासचिव, सभी प्रदेश अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। कांग्रेस की मजबूती और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन होगा। इसमें 6 समन्वय पैनल का गठन भी इसके लिए किया गया है। तो ये उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर है। पैनल में गुलाम नबी आजाद, शशि थरूर, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा जैसे नेताओं को शामिल किया गया है। तो ये चिंतन शिविर जिसमें आगे की रणनीति कांग्रेस पार्टी अपनी मजबूत करने की कोशिश करेगी। पार्टी के बड़े नेताओं के बीच में बातचीत होगी, मंथन होगा और पार्टी के 400 नेता इसमें शामिल होंगे। और इस चिंतन शिविर का मकसद क्या है, यह भी आप ग्राफिक के जरिए समझिए। तो कांग्रेस भविष्य की रणनीति इस चिंतन शिविर के जरिए बनाएगी। आगे कैसे पार्टी को काम करना है उस पर विचार होगा। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए रणनीति इस चिंतन शिविर में बनेगी। कांग्रेस के नेताओं के बीच में गुजरात, हिमाचल प्रदेश चुनाव को लेकर भी रणनीति तैयार की जाएगी कांग्रेस पार्टी की ओर से। आने वाले चुनावों में कैसे काम होगा इस पर मंथन होगा। कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति इस चिंतन शिविर में बनेगी। 2024 पर भी फोकस होगा और इसलिए कांग्रेस के ये दिग्गज नेता इस चिंतन शिविर में शामिल हो रहे हैं। तो चलिए ग्राफिक के जरिए आप ये भी समझिए कि दरअसल ये पूरा कार्यक्रम है क्या, कौन कौन से प्रस्ताव इसमें पास हो सकते हैं। खेती किसानी प्रस्ताव हो, राजनीतिक प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्ताव इसमें पारित होंगे। जो खबरें सामने आई हैं कांग्रेस के में से, सोशल एम्पावरमेंट प्रस्ताव, संगठनात्मक प्रस्ताव भी इस चिंतन शिविर में पास होंगे। इन पर मंथन होगा, बातचीत होगी, चर्चा होगी कांग्रेस के नेताओं के बीच में। यूथ एंड एम्पावरमेंट को लेकर भी प्रस्ताव इसमें लाया जाएगा। चिंतन शिविर के लिए एआईसीसी ने कई कमेटियां बनाई हैं। तो कई कमेटियां गठित की हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने इस चिंतन शिविर के लिए, चिंतन शिविर में अर्थव्यवस्था पर चर्चा के लिए कमेटी बनी है। तो कई कमेटियों का गठन किया है, जैसा कि हमने आपको बताया। पी चिदंबरम की अगुवाई में अर्थव्यवस्था पर कमेटी बनी है, यानी कि अर्थव्यवस्था पर जो कमेटी बनी है उसकी अगुवाई पी चिदंबरम करेंगे। सचिन पायलट को भी इस कमेटी में शामिल किया गया है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी इस कमेटी में शामिल हैं। और चिंतन शिविर में कृषि मुद्दे पर भी चर्चा होगी। कृषि से जुड़े मुद्दों को लेकर भी चर्चा इस चिंतन शिविर में की जानी है।
तो 3 दिन का ये चिंतन शिविर होगा और इस शिविर में 6 प्रस्ताव पारित हो सकते हैं। 6 प्रस्ताव इस चिंतन शिविर में पारित हो सकते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कृषि के मुद्दे पर मंथन होगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कृषि के मुद्दे पर एक कमेटी बनाई गई है, उस पर मंथन होगा। और इसी तरह से कई कमेटियों का गठन इस चिंतन शिविर के लिए पार्टी ने किया है। तो चिंतन शिविर को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी बयान दिया। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनाते हैं आपको। कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने निर्णय लिया है कि भविष्य की राजनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए एक एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024 का गठन कर दिया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्षा जी ने ये निर्णय किया है कि उदयपुर राजस्थान में मई 13 और मई 14, 2022 को नव संकल्प चिंतन शिविर आयोजित किया जाएगा। पूरे देश से कांग्रेस पार्टी के 400 के करीब या उससे अधिक कार्यकर्ता और नेतागण इस नव संकल्प शिविर में अपना योगदान देंगे, हिस्सा लेंगे। नव संकल्प शिविर में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां जो देश और संगठन के सामने हैं, उन पर चर्चा होगी। कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया तो कांग्रेस गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति तैयार करने जा रही है और इसके साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी मास्टर स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। कांग्रेस भविष्य की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों को लेकर मंथन करेगी। नव संकल्प चिंतन शिविर के जरिए कांग्रेस संगठनात्मक कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करेगी और अपने आप को बीजेपी का मुकाबला करने के लिए तैयार करेगी। अब सवाल ये उठता है, क्या कांग्रेस ने यह कदम देरी से उठाया है? क्या इस चिंतन शिविर के जरिए कांग्रेस बीजेपी की धन की राजनीति का तोड़ निकाल पाएगी? क्या उदयपुर में होने वाले चिंतन मंथन से वो अमृत निकलेगा जिसे पीकर कांग्रेस फिर से अखिल भारतीय स्तर पर मजबूत हो पाएगी? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सीधा आपका परिचय करा दें। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं अरुण शर्मा। अरुण शर्मा जी, आपका स्वागत है। बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं आशीष चतुर्वेदी। आशीष चतुर्वेदी जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले अरुण शर्मा जी, शुरुआत में आप ही के साथ कर रहा हूं। सर बताइए, सर क्या मकसद है कांग्रेस के चिंतन शिविर का? अरुण जी। देखिए पराग, कांग्रेस पर इस समय एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी है। न केवल वो विपक्ष में है जी, और लेकिन जो देश की स्थिति है उसमें ये बहुत जरूरी हो जाता है कि इस जिम्मेदारी का वहन हम करें। बहुत पुरानी और ऐतिहासिक पार्टी के तौर पे जिसकी जड़ें पूरे भारत में पदचिन्ह मौजूद हैं, उसको एक बार पुनः संकल्पित होके तैयार करना है इस चिंतन शिविर में कि किस प्रकार ये जो आर्थिक, सामाजिक चुनौतियां हैं, राजनीतिक चुनौतियां हैं देश के सामने, जो कि अभूतपूर्व हैं। इससे पहले कभी ऐसा माहौल नहीं था। आप जानते हैं, ये बार बार कहने की जरूरत नहीं है, महंगाई इस समय चरम पे है। पेट्रोल और डीजल, फ्यूल, गैस की बात तो पुरानी हो ही गई है, वो तो बिल्कुल बेकाबू है। लेकिन आजकल बिल्कुल आम खाने पीने की चीजें, नींबू का तो मजाक आपने सुन ही रखा है, करीब 400 रुपए किलो रिटेल में बिक रहा है। खाद्य तेल हो, कोई भी आप एक भी चीज गिनिए, सब महंगाई कमर तोड़ है। इस समय आदमी, जो भारत का आम आदमी है, बहुत परेशान है। बेरोजगारी पिछले 40 साल के 4 दशकों के उच्चतम शिखर पे है इस समय। भुखमरी का जो इंडेक्स ग्लोबली बनता है उसमें हम बहुत बुरी तरह पिछड़ गए, नीचे आ गए हैं। सामाजिक ताने बाना जो बड़े जतन से बनाया गया था इस देश के बड़े
बुजुर्ग नेताओं ने बहुत सोच समझ के एक संविधान बनाया, एक राह चुनी जिसमें स्पष्ट कहा गया कि भारत में सभी धर्मों का सम्मान होगा और सबको बराबरी का हक है। आप और हम बचपन से ये पढ़ते आए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में हैं, भाई भाई। पर पिछले 8 सालों से एक नए किस्म का तमाशा आप हर चुनाव से पहले देखते हैं कि किसी भी तरह एक नैरेटिव बना के ध्रुवीकरण किया जाए और ये हिंदू मुसलमान का नैरेटिव बन जाता है। 80 वर्सेस 20 का चुनाव है, हम चर्बी निकाल देंगे, हम खाल उतार देंगे। इस टाइप के भाषण अब आम हो गए हैं। और तो और धर्म संसदों में ओपन घोषणाएं हो रही हैं, तथाकथित धर्म संसद। वो मैं तो नहीं मानता वो धर्म संसद हो सकती है जहां दूसरी मानव जाति है, दूसरे धर्म के लोगों के सफाई का आह्वान हो, हिंदुओं को हथियार उठाने के लिए आह्वान किया जाए जी। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि देश के सबसे बड़े नेता जो कि प्रधानमंत्री है और एक स्टेचर है प्रधानमंत्री का भारत का, कमाल की चुप्पी है। ना गृह मंत्री बोलते हैं इन सब बातों पे, ना प्रधानमंत्री बोलते हैं। इसको क्या समझा जाए? मतलब ये क्या मौन स्वीकृति है? ये चलता रहेगा ये तमाशा? तो ये मैंने आपको कुछ चुनौतियां बताई हैं कि बहुत खतरनाक मोड़ पे है देश। ठीक है। और हम पे लगातार इनका अहंकार इतना है कि सारी चर्चाओं पर ये चुनाव के नतीजों पे आ जाते हैं कि आप तो 45 थे, अब 52 हैं, अब 2 राज्यों में हैं। ये भूल जाते हैं कि कभी ये भी 2 सांसद थे, कभी 66 थे, तब भी हमने इनको बहुत से सम्मान रखा। ठीक है। विपक्ष का हमेशा आदर किया। ठीक है। दुनिया जानती है कि हमने अटल जी को, आडवाणी जी को, इवन सुषमा जी को, अरुण जेटली जी को कितने सम्मान से सुना है, हमेशा लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। और आप उसका कॉन्ट्रास्ट आजकल रोज देखते हैं, विपक्ष को ये लोग कितनी इज्जत देते हैं। तो ये सारा सामूहिक मामला बन ऐसा गया है कि इसमें हमें पक्का मालूम है कि देश की काफी जनता भी हमारे लिए चिंतित है कि कांग्रेस को एक बार फिर जगना होगा और ये जो ऐतिहासिक जिम्मेदारी है देश को सही रास्ते पे लाने की, उसमें हमको अपना सहयोग करना होगा और हम उसी की तैयारी इस उदय। ठीक है अरुण जी, और भी कई सारे सवाल हैं आपसे मेरे, आऊंगा आपके पास आगे भी, क्योंकि बीजेपी के जो आपने बताया कि ये नाकामियां रही हैं, इन पर आप लोग चर्चा करेंगे। तो कितनी मजबूती आपको मिलेगी जनता के बीच में इन सवालों को ले जाते समय? धर्म की जो राजनीति का आरोप आप लोग लगाते हैं और जो आप लोग आरोप लगाते हैं बीजेपी के ऊपर कि ये बांटने का काम करती है, इस पर आप कितना काट निकाल पाएंगे ये भी आज समझना पड़ेगा। आपसे मैं सवाल करूंगा आगे। और सवाल ये भी है कि संगठन की मजबूती के लिए क्या ये चिंतन शिविर 3 दिन का काफी कांग्रेस के लिए होगा, और क्या इससे पहले भी कांग्रेस इसको आयोजित कर सकती थी? उससे पहले आशीष चतुर्वेदी जी, आपसे मेरा सवाल, देखिए कांग्रेस मजबूत कर रही है अपने आप को आने वाले इलेक्शन के लिए, इसी साल के आखिर में या फिर अगले साल और फिर 24। आप लोगों की तैयारी क्या है? क्या कांग्रेस पार्टी जो अपनी रणनीति मजबूत करने में जुटी हुई है, उसका मुकाबला आप लोग करने के लिए तैयार हैं? आशीष जी। पराग जी, अभी आपने डिबेट में एक प्रश्न उठाया था, क्या कांग्रेस ने जो कदम उठाया है चिंतन शिविर करने का, क्या ये देरी से उठाया गया कदम है जी? तो मैं कुछ बातों में आपके जो है टीवी के माध्यम से कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे रखना चाहता हूँ। आप देखिए 2014 में जब देश में भाजपा के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है जी, तब से अगर हम देश का चुनावी परिदृश्य देखें तो लगभग 90% से ऊपर चुनाव ऐसे हैं जहां पे कांग्रेस हारी है। कुछ अपवाद स्वरूप रिजल्ट ऐसे होते हैं जहां पे कांग्रेस जीतती है। यही कारण रहता है कि 2014 में ये 45 सीटों पर सिमट जाते हैं और 2019 का जब चुनाव आता है तब भी ये मात्र 52-53 सीटें लेकर के आते हैं। आप देखिए 2019 के बाद अगर हम बात करें तो देश में 17 राज्यों के अलग अलग समय पर विधानसभा उनके चुनाव हुए हैं, जिसमें हाल ही में संपन्न 5 राज्यों के चुनाव भी हैं। पिछले वर्ष मई में अगर आपको जानकारी होगी तो
केरल का चुनाव हुआ था, तमिलनाडु का चुनाव हुआ था, वेस्ट बंगाल हुआ था, असम हुआ था, पौंडीचेरी हुआ था जी। आप देखिए पराग जी, इन 17 राज्यों की अगर हम बात करें जो 2019 के बाद हुए हैं, 5 राज्य ऐसे हैं जहां पे कांग्रेस को 5% से भी कम मत मिले हैं। तो जब मैं बार बार ये सुनता हूं ना कि कांग्रेस चिंतन कर रही है कि देश के सामने क्या राजनीतिक चुनौतियां हैं, देश के सामने क्या आर्थिक चुनौतियां हैं, देश के सामने क्या सामाजिक चुनौतियां, इस पे चिंतन कर रही है, तो मुझे लगता है कांग्रेस वापस भटक रही है। मुझे लगता है चुनौतियां कांग्रेस के सामने, चुनौतियां देश के सामने नहीं है। अभी बात कर रहे थे मेरे मित्र अरुण जी, बात कर रहे थे कि साहब जो है देश में जो है किस तरह की राजनीति चल रही है और किस तरह से महंगाई की ये बात कर रहे थे, गरीबी के स्तर की बात कर रहे थे। तो हम सबने देखा है कि कांग्रेस किस तरह से वर्षों तक देश पे राज किया और गरीबी हटाओ का इन्होंने नारा दिया। और एक समय ऐसा आया जब गरीबों ने ही कांग्रेस को देश से साफ कर दिया। अब उन्होंने तय कर लिया है कि आपने हमारे जीवन में कोई सुधार नहीं लाया। इतने साल आपने राज किया, लगभग 54-55 साल आपने देश में राज किया, लेकिन हमारी जो बुनियादी जरूरतें हैं अगर हम बात करें तो उसको अगर किसी ने दूर किया है तो वो मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बन रही है उसने समाज कल्याण की जितनी योजनाएं लागू की है, अभूतपूर्व योजनाएं लागू की है, चाहे हम बात करें प्रधानमंत्री आवास की बात करें, चाहे शौचालय निर्माण की बात करें, चाहे उज्ज्वला गैस कनेक्शन की बात करें, चाहे हम हर गांव में बिजली पहुंचाने की बात करें या हर घर में नल से जल पहुंचाने की बात करें, आप देखिए ये तमाम योजनाएं ऐसी है जिससे आम आदमी के जीवन में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। आप देखिए थोड़ा सा ये सरकास्टिक होगा पराग जी कहना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस देर से नहीं आई है, कांग्रेस काफी देर से आई है। आप देखिए कांग्रेस उस स्थिति पे आई है जब इनको बीमारी का पता 2014 में पड़ गया था कि साहब ये बीमार हैं, फिर धीरे धीरे इनकी स्थिति आईसीयू में हुई, ये क्रिटिकल पे आ गए। आप देखिए अब ये जो इनकी स्थिति है वो ये है कि अब ये वेंटिलेटर पे पड़े हुए हैं और डॉक्टर जो है डॉक्टर पीके वो इनको सलाह दे रहा है। तो सबसे पहला प्रश्न तो ये आता है कि डॉक्टर पीके जो इनको सलाह दे रहा है वो सलाह मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, क्योंकि परिवार के कई लोगों का मत है कि नहीं हमको तो सलाह लेनी नहीं है। दूसरी, अगर वो सलाह दे रहा है कि सर्जरी करनी है तो सर्जरी की जाएगी या नहीं की जाएगी। तो मुझे लगता है तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां पे कांग्रेस को बहुत ज्यादा मंथन करने की जरूरत है। आज देखिए, आज से अगर हम साल भर पहले की बात करें तो ये 3.5 राज्यों में हुआ करते थे। आप देखिए आज मात्र ये 2 राज्यों में बचे हुए हैं। और जहां तक राजस्थान की स्थिति है, राजस्थान में जिस तरह का इन्होंने तुष्टीकरण कर रखा है, आप देखिए जिस तरह से मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जिस तरह से भ्रष्ट सरकार है, अपराधियों का बोलबाला है, बेरोजगारों की लंबी फौज इन्होंने खड़ी कर रखी है, उससे राजस्थान में तो इनका जाना बिल्कुल तय है। आप देखिए तो मुझे लगता है कांग्रेस को बहुत ज्यादा चिंतन की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि 2024 जनवरी में आते आते ये पूरे देश में से ही साफ हो जाए, इनकी कहीं किसी भी राज्य में कोई सरकार ना बचे। ठीक है अरुण शर्मा जी, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं आशीष चतुर्वेदी जी ने, मैं चाहूंगा आप उनका जवाब दें। क्या पीके के सहारे इस बार होगी नैया पार? और एक बड़ा सवाल आशीष जी ने जो उठाया कि पीके जो सलाह देंगे क्या पार्टी उसको मानेगी, या फिर पार्टी के बड़े नेताओं की जो सलाह अक्सर सामने आती रहती है उन पर पार्टी कोई काम करेगी? अरुण जी। देखिए, मैं पीके पे बाद में आऊंगा। पहले मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि ये लोग अहंकार में डूबे हुए हैं, इनको अपने सिवा कुछ दिखता नहीं है और ये सिर्फ चुनावों की बात करेंगे 14 और 19 की। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, बहुत ऐतिहासिक नहीं है कि 2014 में ये किस भरोसे सत्तारूढ़ हुए थे। एक फहरिस्त है लंबी, 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार दूंगा जी, 100 दिन में सारा काला धन वापस ले आऊंगा, बहुत हुई महंगाई की मार अब के डैश सरकार, 200 स्मार्ट जगमगाते शहर, स्मार्ट सिटीज होंगे देश में। ये वो वादे हैं जो अब सब कई बार तो मुस्कुरा देते हैं जब इनको याद दिलाएं, तो इतनी दर्दनाक कहानी है इनकी। ये 2022 है पराग, ये वो साल है जिसमें 4 साल पहले बहुत टैक्टिकली, क्योंकि 19 के चुनाव थे तो 19 को इग्नोर करके ये वो साल है 2022 जिसमें हर भारतीय की छत पर के घर पर
छत होगी, उसके सर पे छत होगी, हर भारतवासी को अपना घर मिलेगा। ये वो साल है। 2022 वो साल भी है जिसमें किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। ये सब डॉक्यूमेंटेड है जी। इसमें कोई झूठ सच का वो नहीं है, वेरीफाइबल चीजें हैं, ये कही गई। हाँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, विश्व के पहले प्रधानमंत्री हैं हमारे प्रधानमंत्री जो आपकी आंखों में आंख डालकर झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी ने, आपको याद होगा, हम सबको कहा राष्ट्रीय प्रसारण में, न कोई घुसा है न घुस के बैठा है जब चीन ने आक्रमण किया था। हालांकि वो चीन का नाम आज तक नहीं ले पाए हैं, एक बार भी नहीं लिया है। वो जो तब घुसा था 2020 में, आज भी वहीं बैठा है। इनकी सारी जो राष्ट्रवाद है वो एक मृत प्राय देश है पाकिस्तान, उस पे चलती है। चाइना के समय आपने देख लिया होगा कितने वीर बहादुर हैं ये लोग। ये क्यों चुनाव जीतते रहे और क्यों ये अहंकार है, वो मैंने आपको शुरू में कहा था कि इनका जवाब यही होगा कि ये तो जड़ से खत्म लेकिन हो अरुण गए जी, हैं। सवाल ये है कि 3.5 आप साल 2014 के रह वादों गई हैं। का जो जिक्र कर रहे हैं बीजेपी के, 2014 के वादों का जो आप जिक्र कर रहे हैं बीजेपी के, 2014 के बाद 2017 आया, 15, 16, 17। उसके बाद एक मिनट सर प्लीज, अरुण जी एक मिनट सुन लीजिए सर, प्लीज सुन लीजिए एक बार। जी 14 के बाद आया 15, 16, 17, 3 साल ये, बोलिए। उसके बाद 18, 19 2 साल, उसके बाद 20, 21 फिर 2 साल, 22 और अब 23 की तैयारी है बाकी राज्यों में और 24 की तैयारी है लोकसभा में। अगर 2014 से लेकर 2019 तक भी जनता को यह लगा कि बीजेपी ने अपने वादों पर काम नहीं किया, तो क्यों रिपीट एक बार 19 में बीजेपी कर पाई? ये एक बड़ा सवाल है। मैं इसको समझना चाहूंगा आपसे भी, आशीष जी से भी। और जब कांग्रेस पार्टी ने ये समझ लिया था 2014 में कि बीजेपी की रणनीति क्या है, बीजेपी की टैक्टिक्स क्या है, तो फिर आपने पहले से अपनी रणनीति पर काम क्यों नहीं किया, जो कि हर चुनाव में कांग्रेस को मात खानी पड़ रही है? अरुण जी। देखिए पराग, मुझे 1 या 1.5 मिनट दीजिए आप। बिल्कुल। मैं आपको बैकग्राउंड देने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल। 2019 का जो चुनाव था, उससे पहले 2018 के दिसंबर महीने में राज्यों के कुछ चुनाव थे। हाँ। आपने देखा होगा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 3 बड़े प्रदेश थे जहां भारतीय जनता पार्टी परास्त हो गई जी। तब उस टेन्योर में मोदी जी को पहली बार लगा कि अच्छा हम हार भी सकते हैं क्या। हाँ। अदरवाइज तो वो विजय रथ पे सवार थे। हाँ। पहली बार उनको लगा ये संभव है। उसके बाद इनने अपने एलाइज की खबर लेना शुरू की, शिवसेना से बात की, शिवसेना को वादा किया कि अगर हम जीत जाएंगे तो आपका चीफ मिनिस्टर होगा। वो बिना बात उद्धव ठाकरे नहीं बाद में रोए हैं, ये पक्का वादा था कि चीफ मिनिस्टर शिवसेना का होगा। ऐसे ही बिहार में भी नीतीश जी को सीटें बीजेपी ने ज्यादा जीती थी 2014 में, पर अपने से ज्यादा सीटें जी को दी। मेरा मतलब कोर्स करेक्शन शुरू किया उन्होंने। ठीक है। और चिंतित थे बकायदा। ये दिसंबर जनवरी की बात कर रहा हूं। फरवरी में 14 फरवरी को पुलवामा का अटैक हुआ। उससे पहले 5 उरी और पठानकोट, लंबी लिस्ट है, लगातार हमले हो रहे थे। हाँ। फिर ये पुलवामा का हमला 14 फरवरी को हुआ। उसके 13 दिन बाद ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई और इसका चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद भी पूरे चुनाव में ये शहीदों की फोटो लगा के उस माहौल को बनाते गए। और पराग, हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए अरुण जी, बोलिए अरुण जी, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हेलो आशीष जी, अगर आप सुन रहे हैं तो आप बता दीजिए अरुण जी को आवाज आ रही है, बोलते रहे वो। आवाज नहीं आ रही। आशीष जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, लगता है आवाज नहीं आ रही है, आवाज में दिक्कत है। अरुण जी, आ रही है आवाज आपको? चलिए फिर से लौटेंगे एक बार अरुण जी की बातों पर ही, वहीं से शुरुआत करेंगे।
लेकिन चर्चा आज इस पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी ने जो चिंतन शिविर रखा है, इससे क्या संजीवनी और कब तक कैसे कांग्रेस पार्टी को मिल पाएगी। फिर से जुड़ गए एक बार हमारे साथ अरुण जी, आशीष जी। अरुण जी, आपको आवाज मिल रही है? आप चलिए, अभी आवाज नहीं आ रही है, लौटेंगे अपने खास के पास आते हुए। आपने बहुत सारी बातों का जिक्र किया और आपने कहा कि जब बीजेपी को लगा कि वो चुनाव हार सकती है तो काफी सारी स्ट्रेटजी बीजेपी ने अपनाना शुरू किया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी भी तो सर जनता के बीच में गई। क्या आपका कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी की बातों को जनता ने अनसुना कर दिया? कांग्रेस पार्टी अपनी बात को जनता के सामने ठीक तरीके से पेश नहीं कर पाई? अरुण जी, बहुत शॉर्ट में छोटा सा कमेंट चाहूंगा, उसके बाद आशीष जी आपके पास आ रहा हूं। जी, पराग, ये कनेक्शन टूटने से पहले अपन 2019 के चुनाव की बात कर रहे थे जी। तो मैंने बताया वो पुलवामा के अटैक के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई उससे देश का माहौल बदला और जिस तरीके से उसका इस्तेमाल किया गया इस सर्जिकल स्ट्राइक का, उससे देश में माहौल बदल गया। और लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलवामा के उस अल्ट्रा सेंसिटिव नेशनल हाईवे पे 350 किलो आरडीएक्स कैसे पहुंचा, आज तक ना आप जानते हो ना मैं जानता हूं, उसका कोई खुलासा नहीं है। आज भी वो रहस्य अपनी जगह मौजूद है जी। खैर, उसका काफी प्रभाव पड़ा चुनाव पे। ये अलग बात है कि इनको लगता जरूर है ये ट्रांस इंडिया पार्टी है, पर ऐसे देश के महत्वपूर्ण बड़े बड़े राज्य हैं जहां इनका कोई फुटप्रिंट नहीं है, वो चाहे तमिलनाडु हो, केरला हो, उड़ीसा हो, इनको शायद ये याद भी नहीं रहता कि इन जगह पे ये नहीं है। आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, ठीक है। खैर, मुझे इनकी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। आज का मकसद ये है कि कांग्रेस पे बड़ी अहम जिम्मेदारी है, न केवल खुद का संगठन मजबूत करने का, पर इस देश में गरीबों की चिंता करने का। ठीक है सर। क्लियर कट दिखने लगा है पराग, ठीक है, कि गरीब तो बिल्कुल अनाथ हो चुका है इस सरकार में। सारा ध्यान अडानी और अंबानी पे है, उनकी तरक्कियों पे आप गौर फरमाएं। ठीक है, ठीक है, अब लौटूंगा आपके पास। हो, पोर्ट, एयरपोर्ट, ठीक है, सारे धंधे वहीं जा रहे हैं। ठीक है, अब लौटूंगा आपके पास। आशीष जी से अब जवाब ले लेते हैं, आपने बहुत सारे आरोप लगाए। आशीष जी, दीजिए जवाब। देखिए पराग जी, मैं अरुण जी को सुन रहा था और लगभग सभी कांग्रेसियों को जो हम सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस चाहे चुनाव दर चुनाव हार रही है, लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं का अहंकार रत्ती भर भी कम नहीं हो रहा है। आप देखिए, वो तो कह रहे हैं आप वो जनता के जनादेश को स्वीकार ही नहीं करते हैं। आप देखिए वो नहीं, मैं आप सुनिए ना, मैं बताता हूँ। आप देखिए, अभी मैं बहुत सारी बातें इन्होंने की है, मैं पॉइंट बाय पॉइंट इनका जवाब दूंगा। सबसे पहले तो पराग जी, आपने प्रश्न उठाया कि भाई जो डॉक्टर पीके, जिसको आपने एज ए कंसल्टेंट लिया है, जो विभिन्न पार्टियों में रहते हुए कांग्रेस के दरवाजे पे खड़े हुए हैं अपनी कंसल्टेंसी देने के लिए, और जिसको लेकर के कांग्रेस कमेटी खेल रही है अभी, देखिए आप जी, उस पे इन्होंने कहा कि हम बाद में बात करेंगे। स्थिति क्या है पराग जी कि तमाम कांग्रेसी नेता कहने से बच रहे हैं भाई अगर आज हम पीके की तारीफ कर दे और कल ये स्टेटमेंट आ जाए कि साहब पीके की हमको कंसल्टेंसी नहीं चाहिए जी, तो बड़ी दुविधा है, बोले तो क्या बोले। बेसिकली स्थिति ये कि बोले तो क्या बोले। तो मैं जो मजबूरी, राजनीतिक मजबूरी वरुण जी की समझता हूं, तो मेरी पूरी सहानुभूति इनके साथ है। तो मुझे लगता है हमें इस प्रश्न पर चर्चा करनी ही नहीं चाहिए। आप ठीक है, ठीक है। अभी हम सुन रहे थे तो बहुत सारी बातें हुई। आप देखिए पराग जी, 2014 में जब कांग्रेस चुनाव हारी तो कांग्रेस ने एक कमेटी का गठन किया, AK एंटनी कमेटी की गठन किया। उसकी सिफारिशें आती है और उसकी जो सिफारिशें आती है उसमें एक प्रमुख मुद्दा ये होता है, जो एंटनी साहब राय व्यक्त करते हैं कि जो कांग्रेस का शासनकाल रहा है उसमें देश की जनता को ऐसा लगता है कि कांग्रेस की नीतियां बहुत ज्यादा मुस्लिम परस्त हो चुकी है, इसलिए हमें उसमें करेक्शन करने की आवश्यकता है। आप देखिए 2004 से लेकर के 14 तक इनके मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, और प्रधानमंत्री जी थे तब उनके ऐसे वक्तव्य आए हैं कि देश के संसाधनों पे पहला हक देश के अल्पसंख्यकों का और मुसलमानों का है। आप देखिए, हमने ये स्टेटमेंट भी इनके प्रधानमंत्री से सुने हैं। आप देखिए, इन्हीं के एक नेता है मनीष तिवारी जी, वो अपनी किताब लिखते हैं, और किताब लिखते हैं तो क्या व्यक्त करते हैं
कि 2008 में जब मुंबई में हमला हुआ, जिसका जिक्र अभी मेरे मित्र अरुण जी भी कर रहे थे, कि जिस तरह से पुलवामा में और उरी में जब स्ट्राइक होती है, तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, उसने तय किया कि हम पाकिस्तान को कड़े शब्दों में उसका जवाब देंगे, उसका प्रतिकार करेंगे। आप देखिए, पहले हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, उसके बाद हम एयर अटैक करते हैं, तो दोनों चीजें करते हैं, देश का मान भी बढ़ता है और देश में एक राष्ट्रवाद की भावना भी पनपती है। और सबको लगता है कि पाकिस्तान तो था क्या, ये तो आपकी सरकार थी जो डर रही थी, जो कुछ नहीं कर पाई। आप देखिए, बार बार ये चाइना की बात करते हैं। स्थिति ये है, देखिए कि चाइना ने जो भी जमीन हथियाई है, जो भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये वो उस एरिया पर चल रहा है जो 1962 से उनके कब्जे में है। जब बहुत बड़ा भूभाग 1962 के युद्ध में वो अपना कब्जा करके बैठे हुए हैं, और राहुल गांधी स्टेटमेंट देते हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम 15 मिनट में जो है उसको वापस ले लेंगे। उस जो बयान है उसको कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है देश में। सबको पता है कि ऐसा आप कर नहीं पाएंगे, इसीलिए आपको जनता जो चुनाव में नकारती रहती है। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होता है, जहां से इनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष आती है, वो सांसद भी आप देखिए, जहां पे 1985 तक इनका राज भी रहा है, तो 1985 के बाद से जब से गए तब से इनकी दोबारा वापसी नहीं हो पा रही है। आप देखिए, वहां पे इनको मात्र 2.33% मत मिलता है। आप देखिए, और मात्र एक सीट आती है, और वो एक सीट वो होती है जो कि ना अमेठी की होती है ना रायबरेली की होती है। आप देखिए, फिर भी यह है कि हम करेक्शन नहीं करेंगे, तो मत कीजिए, आप संगठन में मत ध्यान दीजिए। देखिए, हम तो यह चाहते हैं कि जो जनता का आदेश है वो सर्वोपरि है। जनता जो आदेश देती है वो हमको सर्वोपरि रखना होता है। आप देखिए, अभी ये चुनाव की बात कर रहे थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव की बात कर रहे थे, तो पराग जी मैं बताना चाहता हूं, 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से ज्यादा वोट मिले। वो अलग बात है कि हम सीटों में 4-5 सीटें कम रह गए। अब आप देखिए कि आप वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया को संभाल नहीं पाते। आपके बड़े बड़े नेता, आप देखिए, कांग्रेस की कमियां बताता हूं मैं आपको, कि जब से इनके 2019 में आप देखिए, 2019 के बाद से किन किन लोगों ने इनको छोड़ा है। और ऐसा नहीं कि सबके सब भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है, कोई तृणमूल कांग्रेस में जा रहा है, लेकिन नेता छोड़ रहे हैं। आप देखिए, अगर हम बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, चाहे आरपीएन सिंह की बात करें, चाहे हम जितेंद्र प्रसाद की बात करें, नाम तो जानते हैं, आगे बढ़िए की बात करें, चाहे अभी हाल ही में जो है इनके प्रदेश अध्यक्ष ने छोड़ दिया है, तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को बहुत बड़ी सर्जरी की आवश्यकता है। अब कांग्रेस वो कर पाएगी या नहीं कर पाएगी वो अलग बात है, लेकिन हमारी सहानुभूति कांग्रेस के साथ है कि कांग्रेस करेक्शन करे। ठीक है। अरुण जी, छोटा सा मैं चाहूंगा, छोटे संक्षेप में अब आप लोग बोलें, क्योंकि हम डिबेट के अब आखिरी चरण में हैं। सवाल यह है कि मंथन तो आप लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है, कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए कैसे हम आगे काम करें, इस पर आप लोग बातचीत करेंगे और मंथन होगा, चर्चा होगी, लेकिन बदलाव भी जरूरी है। क्या इस पर फोकस होगा? बदलाव क्या पार्टी करेगी या सिर्फ विचार ही होगा? अरुण जी। देखिए पराग, मैंने जैसे पहले भी कहा है कि हम इस शिविर को कमाल का महत्व दे रहे हैं, हम बहुत गंभीर हैं और बहुत सारे बदलाव आपको आने वाले महीनों में दिखेंगे, इंक्लूडिंग इलेक्टेड एआईसीसी प्रेसिडेंट। ये सब, और सारे राज्यों में संगठन के चुनाव होंगे, सदस्यता अभियान समाप्त हो गया है और हम बहुत गंभीरता से संगठन को मजबूत बनाएंगे, गरीब जनता के साथ रहेंगे, जो कि बिल्कुल अपने को अकेला पाती है, जो नया माहौल है देश में उस हिसाब से, और एक बार फिर हम उनका सहारा बनेंगे, उनकी आवाज बनेंगे देश में। ये सब पूरी तैयारियां हैं। ठीक है। रही बात मेरे दोस्त आशीष जी की, इनको थोड़ी कम जानकारी है कांग्रेस की स्थिति की, प्रधानमंत्री जी को ज्यादा जानकारी है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, 8 साल से पराग आपने देखा है, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने चुनावी रैली की बात छोड़ दीजिए, वहां तो फिर भी एक तरीका है आपका चुनाव प्रचार करने का, शैली भी है, शौक भी है। लोकसभा हो, राज्यसभा हो, संविधान को सेलिब्रेट करने का फंक्शन हो, अमर जवान ज्योति को मर्ज करने की बात हो, 20 ऐसे मौके होते हैं जहां वो चाहते तो कांग्रेस पे हमला नहीं करते,
आप 8 साल से लगातार देख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है मोदी जी बहुत समझदार नेता हैं, उनको पता है कांग्रेस को बाउंस बैक करने की आदत भी है और क्षमता भी है। ये पहली बार नहीं हो रहा है इतिहास में। 2.5 साल बाद ही, इमरजेंसी के बाद, जो कि काफी बड़ी घटना है और उसका जिक्र आज भी ये लोग करते हैं जी, शुद्ध 2.5 साल बाद इंदिरा जी वापस सत्ता में आई। तो ये क्योंकि लेकिन उसका अरुण जी, वजह क्या है, उस तरीके का पूरे नेतृत्व देश आज में भी पार्टी के पास अकेली है, पार्टी है उस तरह की जहां मजबूती फुटप्रिंट क्या आज भी मौजूद पार्टी है। के पास है? ये भी एक बड़ा सवाल है ना अरुण जी। फिर जो भी जरूरत होगी इस देश को वापस रास्ते पे लाने की, भाईचारे पे लाने की, एक शांत माहौल होने की, जहां दंगे फसादों की कोई जगह ना हो, सिर्फ विकास की बात हो, भाईचारे की बात हो, उसके लिए हमें जो चेंजेस अपने में, तो क्या संगठन में करने होंगे, क्या नीतियों उस तरह में की क्षमता करने होंगे। आज भी कांग्रेस पार्टी हमारी के पास कहानी है बहुत कड़े शानदार फैसले है, लेने हम की? शायद सर ठीक से अरुण कह जी, नहीं पा रहे हैं। क्या उस तरह की कड़े फैसले लेने की क्षमता कांग्रेस पार्टी के पास आज है? जी, देखिए पराग, फ्रैंकली स्पीकिंग, कांग्रेस जहां है वहां से एक ही डायरेक्शन में जा सकती है, अपवर्ड्स। हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, पाने को सारा जहां है। सर, खो पूरे दिया ना देश का प्यार कांग्रेस पाना ने, इतना चाहती है सब तो कांग्रेस खो दिया दोबारा सर। से। हम उसके लिए गंभीर, जी, तो हम क्या करें, कहीं विदेश में चले जाएं? नहीं नहीं, विदेश हम में क्यों यहीं जाएंगे? रहेंगे। मैंने आपको वही कहा, आपने कहा कि 135 खोने के साल लिए का कुछ हमारा नहीं इतिहास है। है। अगर एक डिकेड, मैंने तो बस इतना पूछा कि एक मजबूत विपक्ष होने हाँ, का तो उदाहरण आपको अब देना पड़ेगा सर। जरूर देंगे हम, और हम निश्चिंत हैं इस बारे में कि हम एक बार फिर से जनता का ठीक है। आशीर्वाद मिलेगा हमें, जनता की आवाज बनेंगे, ठीक है। और देश को मजबूत करेंगे। ठीक है। यही उद्देश्य है हमारा। ठीक है, चलिए अब आशीष जी, फाइनल कमेंट आपका आखिर में, और उसके बाद वाइंड अप करेंगे। बहुत जरूरी है कि बीजेपी भी अपनी रणनीतियों को, देखिए पराग जी, मैं बहुत संक्षिप्त में बोलूंगा। हाँ बोलिए। देखिए पराग जी, अभी अरुण जी कांग्रेस की रेजिलियंसी के बारे में बता रहे थे, कांग्रेस किस तरह से बाउंस बैक करती है। तो जो प्रधानमंत्री जी ने बोला है ना, वही बोल रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी को निश्चित रूप से कांग्रेस की बहुत समझ है, और हम तो बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं, हम उन्हीं के भाषणों की कॉपी करने की कोशिश करते हैं, वो क्या कंटेंट बोल रहे हैं। जो प्रधानमंत्री जी ने बोला है वही मैं रिपीट कर रहा हूँ। आप देखिए कि 1962 के चुनाव अंतिम चुनाव थे जब कांग्रेस तमिलनाडु में जीती थी, उसके बाद से कांग्रेस की तमिलनाडु में वापसी नहीं हुई है। 1972 का चुनाव वो चुनाव था जब ये बंगाल में जीते थे, उसके बाद से इनकी वापसी नहीं हुई है, आप देखिए। और 2021 के चुनाव है, वहां पे तो इनको 0 सीट आई है, बंगाल में 0 सीट। ये विपक्ष की दर्जा जो है वो भी खो चुके हैं, और इनके लिए खोने को बहुत कुछ है। अभी 2 राज्य हैं, वो भी चले जाएंगे, आप देखिए, चिंता मत कीजिए अगर ये करेक्शन नहीं करेंगे तो। 1985 का वो चुनाव था जब अंतिम बार कांग्रेस यूपी में जीती है, बिहार में जीती है और गुजरात में जीती है। 1988 का वो चुनाव था जब कांग्रेस अंतिम बार त्रिपुरा में जीती है। 1994 का वो चुनाव था जब पहली अंतिम बार कांग्रेस को गोवा में पूर्ण बहुमत मिला था। 1995 का वो चुनाव था जब कांग्रेस को अंतिम बार उड़ीसा में सरकार बनाने का मौका मिला था। और 1998 का वो चुनाव था जब कांग्रेस को अंतिम बार नागालैंड में चुनाव जीतने का मौका मिला था, आप देखिए। तो लगभग 25 साल, 60 साल से लेकर के 25 साल हो चुके हैं जहां कांग्रेस राज्यों से गायब हो चुकी है, आप देखिए। ये बंगाल से गायब हो चुके हैं, ये आंध्र प्रदेश से गायब हैं, ये तेलंगाना से गायब हैं, ये सिमट करके मात्र 2 राज्यों में रह गए। और वहां पे भी जिस तरह की भाईचारा की बात करें ना, बात तो करते हैं आप भाईचारे की, और काम करते हैं आप तुष्टीकरण का। इसको जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है, इसलिए जनता आपकी बहुत जल्दी दोनों राज्यों से भी विदाई तय करेगी। चलिए ठीक है, आज समय हमारे पास चर्चा के लिए इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अरुण जी आपका शुक्रिया, आशीष जी आपका शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो 3 दिन का कांग्रेस का ये चिंतन शिविर है, कितना चिंतन, किस बात पर चिंतन और कितना बदलाव संगठन में होगा, ये आगे देखना होगा। नमस्कार।